नमस्कार। फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी अनूठी शख्सियत जिन्होंने समाज सेवा, धर्म और अध्यात्म की सेवा के साथ राजनीति में एक अलग मुकाम बनाया है। जी हाँ, हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त रविकरण साहू जी से। रविकरण साहू जी अपनी अनूठी यात्राओं के लिए मशहूर हैं और वो मां नर्मदा की सेवा के साथ मां नर्मदा की सेवा को जन जन तक और देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए देश भर के साथ अनेक विदेशों की यात्राएं भी करते रहे हैं और अब नई यात्रा के लिए भी वो चर्चित हैं। साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रविकरण साहू जी, सबसे पहले तो आपका टीवी 24 के इस खास शो में स्वागत है। स्वागत और सभी को नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो नर्मदे हर से बात शुरू हो रही है। माँ नर्मदा जीवन दायिनी है, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, आशीर्वाद देने वाली जगत जननी माँ की सेवा को लेकर आप न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी जन जागरूकता यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये माँ नर्मदा से जुड़ाव और इस जुड़ाव को पूरे विश्व तक पहुंचाना, ये कहाँ से आया और ये पूरी यात्रा क्या है? इसे अनूठी यात्रा माना जा रहा है और अब तक की एक यूनिक यात्रा भी माना जा रहा है कि आप पहले हैं जो इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, लगातार माँ नर्मदा का चिंतन करते हुए, माँ नर्मदा के पथ में घूमते हुए मेरा चिंतन हमेशा रहा है कि माँ नर्मदा के जो गुणगान हैं पूरे विश्व में हो। माँ नर्मदा की महिमा है जो कि पूरे विश्व के साथ पहुँचे, और वो कैसे पहुँचे, तो उसके लिए हमने विश्व गुरुकुल जो है हमारा के माध्यम से माँ नर्मदा का व्याख्यान पूरे विश्व में हो, तो इसलिए विश्व वैदिक गुरुकुल फाउंडेशन संगठन के माध्यम से 108 देशों की यात्रा का संकल्प लिया हुआ, और प्रथम चरण यात्रा का अगस्त माह में हमने 14 दिवसीय यात्रा की, जो कि यूके और यूरोप के 4 देश इंग्लैंड, वेल्स, फ्रांस और स्पेन में यात्रा को लेकर के गए, जहां अप्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा समूह इस यात्रा में शामिल हुआ और हमारा संस्कृति पूरे विश्व में पहुँचे, तो उसके लिए लोग जुट रहे, काम कर रहे हैं। हमारा इंटरनेशनल अध्यक्ष है, जो अभी हम हाल ही में 28 तारीख को हम लंदन में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें संस्था के संस्थापक को लेकर के एक बैठक हुई, और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हिरेंद्र रावल जी, जो कि लंदन में रहते हैं, उनको बना करके उनके साथ बनदेवी सन्यासिनी माता है जो यूके से अभी इंडिया भी आ रही हैं कुंभ में, उन उन सब को साथ मिल करके ये संगठन की शुरुआत हमने की। तो ये यात्रा कितने देशों तक जाएगी? अभी कितने देश पूरे हो चुके हैं? इस यात्रा को आप कैसे कंडक्ट कर रहे हैं? इसमें फंड कहाँ से आ रहा है? क्या सरकार इसको प्रायोजित कर रही है? क्या पूरा इसका खाका है? देखिए, सरकार की तरफ तो हमने अभी कोई प्रपोजल ऐसा दिया नहीं है। जी। माँ नर्मदा की प्रेरणा से जितना जैसे हो सकता है तो वो कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं माँ नर्मदा की परिक्रमा हम करते हैं, तो माँ नर्मदा ही इस चीज़ को पूरा करती है। आर्थिक रूप से अभी तक किसी से हमने सहयोग मांगा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसमें आर्थिक की ज़रूरत भी पड़ेगी। उसकी चिंता हम इसलिए नहीं करते कि माँ नर्मदा का कलश लेके चल रहे हैं, और हम लंदन में जब गए तो इस यात्रा में वहाँ पे रहने खाने का भी इंतज़ाम हमारे माँ नर्मदा के भक्तों ने वहाँ पे किया। इत्तेफाक से ऐसे घर पे ही हम पहुँचे जहाँ पे नर्मदा परिक्रमा वो इंडिया से ही थे, रावल जी, तो उन्होंने कर चुकी है यात्रा, तो उनके द्वारा ही सहयोग हो रहा है। जी, तो माँ नर्मदा बेसिकली हम लोग नदियों को माँ के रूप में, देवी के रूप में, साक्षात भगवती के रूप में मानते हैं। विदेशों में तो इतनी भावनाएं शायद होती नहीं है, पर आप जब जा रहे हैं उस भावना के साथ 108 देश आप शायद कवर करेंगे, तो आपको लगता है कि वो रिस्पॉन्स मिलेगा? रिस्पॉन्स मिल ही रहा है। जब हम पहली बार लंदन में बैठक किया, यूके यूरोप की 4 देशों की यात्रा किया, तो सोशल मीडिया में हमारे फेसबुक और ट्विटर और कहना चाहिए इंस्टा की आईडी में वो वीडियो प्रमाणित है कि जितना हम यहाँ पे रह करके अगर जो लोगों को जुटाते बैठक करते, उतना विदेश में लोग जुट रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि माँ नर्मदा हमें ऐसा लगता है कि माँ नर्मदा को हम लोग यहाँ बस जानते हैं, लेकिन विश्व के अंदर जो हमारे खासकर भारतवंशी हैं,
जो 10, 20, 25, 30, 40 साल पहले गए हुए हैं, वो उनको मालूम है कि विश्व की एकमात्र नदी जिसकी हम परिक्रमा करते हैं, और चूंकि वो मध्य प्रदेश में उद्गम स्थल है, और मध्य प्रदेश को अगर हम कहा जाए तो नदियों का मायका भी कहते हैं, इतनी सारी नदियां हैं यहाँ से। और हम भारतीय संस्कृति में हम नदी की पूजा करते हैं, हम वनों की पूजा करते हैं, फूल पत्तों, और यहाँ तक कि हम चींटी की भी पूजा करते हैं। ये महत्व है, जब हमने वो बताया तो लोग हैं हमारी संस्कृति से जुड़ने के लिए और आगे यात्रा में सहयोग देने के लिए तैयार बैठे। ये यात्रा 108 देशों की, 4-4 देशों की 27 चरण में पूरी होगी। प्रथम चरण की बैठक हम जो यात्रा हमने जून से जुलाई से अगस्त माह के बीच में की। द्वितीय चरण की यात्रा तैयारी बैठक को लेकर के हम अभी 28 तारीख को लंदन में भी रहे और बृहद बैठक हुई, जिससे हमें आगे आने वाले 3 चरण की बैठक के लिए हमारी इस बैठक में जो वहाँ की कार्यकारिणी हमने गठित कर दी गई है। और ख़ास बात ये है कि मध्य प्रदेश और भारत के स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़ने के लिए यूके, यूरोप से अभी हिरेन भाई रावल जी जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो 15 लोगों का एक दल लेकर के 25 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहा है। अयोध्या से वाराणसी के दर्शन करेंगे, हम यहाँ महाकाल के भी दर्शन कराएंगे। अमरकंटक में मां नर्मदा के उद्गम स्थल पे ही जाएंगे, और वहाँ पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सभी जो है धर्म प्रेमियों से हम इस वीडियो के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी आह्वान करते हैं कि ऐसे जो लोग विदेश में रह रहे हैं और हमारे धर्म संस्कृति निभा आ रहे, उनका स्वागत भी करेंगे। देखिए, आपने ऐसी कई यात्राएं निकाली हैं और यात्रा निकालने में शायद आपके रिकॉर्ड का मुकाबला बहुत कम लोग ही इस देश में कर पाते होंगे। तो आपकी यात्राओं के बारे में हम आगे फिर बात करेंगे, लेकिन अब लोगों का इंटरेस्ट आपके बारे में जानने को हो गया होगा या बढ़ गया होगा कि आप स्वयं मध्य प्रदेश की माटी से निकले, समाज सेवा को आपने अपना माध्यम बनाया, राजनीति में भी आपने प्रवेश किया, आज साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी आपको लोग जानते हैं, जो आपने दायित्व निभाया। तेल घानी बोर्ड का अध्यक्ष भी सरकार ने आपको बनाए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। तो ये जो पूरी यात्रा है, इस पूरी यात्रा के बारे में आप अपने दर्शकों को बताएं कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार ने आपका चयन कैबिनेट मंत्री के रूप में किया तो क्यों किया, भारतीय जनता पार्टी से आप क्यों जुड़े, एक स्वयं सेवक के नाते भी आप समाज सेवा करते रहे। तो ये पूरा समीकरण जो बैठा, उन सब में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? पूरी यात्रा यदि आप संक्षिप्त में बताएंगे तो दर्शकों को शायद और जिज्ञासा बढ़ेगी। देखिए, मैंने तो कभी ये जो मुझे दायित्व मिला इसके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं। हम तो सिर्फ धर्म और संस्कृति को लेकर लगातार यात्राएं करने का हमने संकल्प जो लिया था, और उसमें विषय अलग अलग, क्योंकि हमारा भारत देश विभिन्न जातियों पे बटा हुआ है, और जाति बात का कहीं ना कहीं जिक्र आता है, जिसको हमने बोले कि धर्म और संस्कृति को साथ में लेके जाति का कार्य किया जाए। तो हमने सबसे पहले अपने समाज को धर्म से जोड़ा। उसके लिए हमने धार्मिक यात्रा मां नर्मदा कलश एवं माता कर्मा की पालकी यात्रा हेलीकॉप्टर के माध्यम से 28 स्थानों में लेकर के गए। लोगों का उत्साह बढ़ा, 5 से 10,000 20,000 की संख्या में लोग आते रहे। तो हमने बोला हेलीकॉप्टर तो एक निश्चित जगह पे ही हम उतार सकते हैं, और उसमें परमिशन की भी बहुत समस्या होती। सामाजिक कार्यकर्ता उतना सक्षम नहीं हो पाते, जहाँ जहाँ सक्षम हुआ वहाँ वहाँ पे तो यात्रा मध्य प्रदेश में हो गई। हमने ऐसे 108 जगह पे यात्रा करने का हेलीकॉप्टर से हमने संकल्प लिया था, जो कि यात्राओं की परमिशन ना ले पाने के कारण हम नहीं कर पाए। फिर हमें लगा कि हमें तो माँ नर्मदा का कलश लेकर के, माता कर्मा की पालकी को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में जाना है। तो हमने ठीक 17 तारीख को अप्रैल में 2022 को मेरी यात्रा जो है 7 अप्रैल को ख़त्म हुई हेलीकॉप्टर यात्रा। 17 तारीख को मैंने रथ बुलवाया, और रथ में यात्रा लेकर के 11.5 महीने जो कि पूरे गांव गांव में जा कर के धर्म और संस्कृति अलग जगाने का काम किया। हमारा समाज जुटा, और समाज जुटने के साथ साथ सभी धर्म प्रेमी जुटे। और जब हमारा समाज धर्म के राह में आगे आने के लिए सक्षम हो गया, तो फिर मैं सर्व समाज के लिए, सभी जात पात को छोड़ करके, हम सब सनातनी हैं, हिंदू है, इसके लिए हमने एक यात्रा जो निकाली, श्री राम रथ यात्रा, कामदगिरी की शिला
को लेके चित्रकूट के धाम से लेकर के जबलपुर तक 440 गांव में जब भगवान श्री राम का मंदिर का शिलान्यास हो रहा था अयोध्या में, उस समय हमने 440 गांव में गांव-गांव तक उसकी अलग जगाने का काम किया। फिर हमारे समाज में हमने एक चीज़ ये देखा कि छुआ-छूत की भावना, छोटे-बड़े की भावनाएँ हैं, उसको लेके हमारे प्रभु श्री राम, माता शबरी का प्रसंग जब हम रामायण में इस चौपाइयों में पढ़ते सुनते रहते, मेरे कानों में वो गूंजते रहते, तो हमने माता शबरी की जन्म स्थली जो कि छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से शिवरी नारायण मंदिर से उसी रथ में माता शबरी को श्री राम की भव्य प्रतिमा बनाई और रामपथ गमन मार्ग में होते हुए वो यात्रा को हम चित्रकूट ले गए, जहाँ जनजाति समाज क्योंकि भगवान श्री राम जंगलों में वनवास का समय जनजाति समाज के साथ बिताया और माता शबरी के बेर का प्रसाद को लेकर के गांव-गांव में वन भोज के साथ जनजाति समाज के साथ हमने जगह-जगह किए। उसके बाद जो हमारी ये यात्रा कि हमारा सनातन में जब चिंतन बढ़ता है तो हम एक बात है जो मेरे कानों में है जो हमेशा गूंजती रहती है, हमारा सनातन धर्म के हमारा देश है वो एक भारत देश ही है। कुछ नेपाल में हमारे भारत वंशी हिंदू हमारे भाई रहते हैं, लेकिन हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन चिंतन जब ये करते हैं कि 2000 वर्ष पुरानी ही बाइबल के देश 150 से अधिक देश हैं और कुरान का हम जो हमें संज्ञान में आता है कि 1400 वर्ष पुरानी कुरान है, उनके 50 से अधिक देश हैं। तो क्या कारण है कि 5000 वर्ष पुरानी गीता के इतिहास हमारे शास्त्रों में मिलता हमारे पास मौजूद है। 5000 वर्ष पुरानी गीता सिर्फ एक ही देश भारत देश में ही है। उसके प्रचार के लिए हम क्योंकि उसमें चिंतन और आगे किया, तो हर कोई धर्म के प्रचार के लिए अपने-अपने धर्म के प्रचार के लिए बाहर निकला। उन्होंने देशों पे आक्रमण किए, लेकिन हमारी संस्कृति वो गीता ही सिखाती है, विश्व का कल्याण हो ये हमारी सनातन संस्कृति इस कारण जो हमसे माँगा कि जो भी जिस धर्म के लोग हैं, जिस भी भावना के साथ अपने इष्ट को याद करने के लिए अगर उन्होंने मस्जिद के लिए जगह माँगी तो हमने मंदिर के बाहर ही मस्जिद के लिए जगह दे दी, चर्च के लिए जगह माँगी तो हमने वो ही दे दी, ये हमारे संस्कार है। और ये संस्कार है, तो हमने ये संस्कार है पूरे विश्व में अगर शांति का अगर संदेश दे सकती है वो गीता के जो है गीता को लोग पढ़ेंगे, सनातन संस्कृति को मानेंगे और अपने जीवन को हिंदू जो संस्कृति के हिसाब से जिएंगे। नहीं, पर आप जब हिंदू पद्धति की बात करते हैं, लेकिन आपके स्टेटमेंट्स और आपके भाषण के अंश भी देखते हैं, अन्य धर्मों के प्रति कहीं ना कहीं आपकी भाषा में कटुता भी नजर आती है। तो आप जब अन्य धर्मों पर प्रहार करते हैं, तब आप क्या सोच के करते हैं? क्या आप कट्टर हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या आरएसएस के एजेंडे को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ और आपके मन में है? कोई एक आइडेंटिटी बनाने का प्रयास तो नहीं कर रहे आप हिंदूवादी नेता हैं? नहीं, मेरा ऐसा कोई प्रयास नहीं, मेरा कार्य है सद्भावना के साथ सब पूरे विश्व में शांति हो। उस शांति का अगर हमारे धर्म में ही अगर उसका सॉल्यूशन है, तो उस धर्म को लोग जाने, समझे, पढ़ें और पढ़ने के बाद कोई ज़बरदस्ती से किया हुआ। आज पूरे विश्व में देखो हर धर्म है, अपनी-अपनी संस्कृति को, अपने-अपने धर्म को कट्टरता के साथ कन्वर्सन हो रहे हैं कि उसको धर्म बदलाव के लिए विशेष तरह की नीति हो रही है। हमारा ऐसा कुछ नहीं, जब लोग समझेंगे, सनातन धर्म को समझेंगे तो निश्चित इसकी ओर आकर्षित होंगे और आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की जो भावनाएँ रखते हैं, उन्हीं के विचारों के साथ मैं भी आगे चल रहा हूँ। और ये सब जब हम अपने धर्म की बात करते हैं, ये बात अलग है कि अन्य धर्म के लोगों को थोड़ा चुभता भी होगा, लेकिन मैं तो अपने जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ और जो धर्म को मैंने पढ़ा, समझा, जाना है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, मेरा जीवन है व्यापारिक रहा, राजनीतिक रहा, सामाजिक रहा, तो कोई एक विषय में इतनी उम्र जितना मेरे पास जो अनुभव, उस अनुभव के आधार पे जो मैंने पाया उसको आगे तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, पर इसमें ये भी पता चल रहा है कि आपको धमकियां भी मिलती हैं, कई देशों से धमकियां आती हैं। अभी मेरे पास 4 दिन पहले ही मेरे मोबाइल में है अभी, जब मैंने उसका कोड देखा तो बांग्लादेश का कोड था, धमकियाँ तो मिल रही और धमकियाँ है। अब उस धमकियों के बारे में क्या है, जब इस तरह का कार्य कोई करने चलता है, तो स्वाभाविक है धमकियाँ मिलती, मैं उस पे परवाह नहीं करता। जितने दिन का जीवन जो लिखा हुआ, उतने में अपने समाज के लिए, अपने
भारत देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, यही मैं सोचता हूँ। आप जब कहते हैं कि सनातन धर्म को हमको विश्व धर्म बनाना है या सनातन संस्कृति को विश्व में फैलाना है, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि दूसरी संस्कृतियां प्रलोभन के आधार पर फैली, दूसरी संस्कृतियां दबाव के आधार पर और फोर्स से कई देशों तक फैलती रही। अब आप सोच रहे हैं कि इनके मुकाबले आप सनातन धर्म को प्रेम से बढ़ा पाएंगे, तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही है कि धर्म को बढ़ाने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है। आप हिंदू वे ऑफ लाइफ को यदि लोकप्रिय करना चाहते हैं तो फिर आपको भी इनकी काट तो ढूंढनी पड़ेगी। देखिए, जो अभी तक इस यात्रा में जो रुझान जो आ रहे हैं, आने वाला ये समय मैं आपको ये निश्चित है, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, आप रहेंगे नहीं रहेंगे, ये जो विचार है जो अभी पूरे विश्व में लेकर के निकले हुए, इससे पहले आप बताइए कि हम अपने धर्म के प्रचार के लिए कुछ इस तरह की श्रृंखला हमने आपने कभी देखी सुनी? कोई ना कोई को आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जब हमने देखा कि हम अपने धर्म के प्रचार के लिए विश्व के 108 देशों में जाने का जो संकल्प है, वो संकल्प सिर्फ माँ नर्मदा के कलश के कारण ही है, क्यों माँ नर्मदा ही मुझे रास्ते है, आगे के रास्ते वो बनाती हो, मैं चलता जाता, मैं छोटा सा एक व्यक्ति हूँ। और जो छोटे से व्यक्ति में जो एक माँ नर्मदा का आशीर्वाद है जो, उसके कारण इस चीज़ों में मैं आगे ज़रूर एक कहीं न कहीं कुछ एक छाप छूटेगी। और ये यात्रा कोई एक व्यक्ति पूरी नहीं कर सकता है। इस यात्रा में जब हज़ारों लाखों लोग जब जुटेंगे आने वाले कुछ वर्षों में, तो ये आपको दिख जाएगा कि हम दबाव से नहीं, प्रभाव से नहीं, हम अपनी प्रेम और शांति के साथ इस सनातन धर्म को सबके सामने लेकर जाएँगे, पूरे विश्व के सामने लेके जाएँगे। और यही मार्ग ऐसा है कि विश्व शांति का मार्ग है, और विश्व शांति के मार्ग के लिए हमारा ये यात्रा है जो कहीं न कहीं कुछ एक अंश उसका कुछ रहेगा, मैं ये सोचता हूँ। देखिए, आपका प्रभाव, आपकी शैली, आपकी लोकप्रियता और जिस समाज से आप आते हैं, जो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 15% तक आबादी देश में आपके समाज की है, छत्तीसगढ़ में तो 30% आबादी है। तो इन सब कारणों से ही शायद मध्य प्रदेश सरकार ने आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, जिस पद के लिए बड़े बड़े नेता लाइन में लगे होते हैं, वो पद आपको सहज रूप से सरकार ने प्रदान किया। एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर क्या सरकार सिर्फ पद दे रही है उन लोकप्रिय नेताओं, जातिगत नेताओं, या जो वोट बैंक बढ़ा सकते हैं उनको, या कुछ सुविधाएं भी दे रही है? आपको इतना थ्रेट्स मिल रहे हैं, आपको कई तरह की लोगों विदेशों तक से आपको चेतावनियां मिल रही है, तो इस दौर में आपको सरकार कुछ प्रोटेक्शन दे रही है, नहीं दे रही? देखिए, जहाँ तक बात है माँ नर्मदा जिसकी रक्षा कर रही है, उसको कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए मैंने कहीं कोई इतनी सारी जो धमकियाँ मिल रही, मैंने कहीं कोई पत्र नहीं लिखे, किसी से बोला नहीं। चूँकि इस सवाल को आप पूछ रहे हैं तो स्वाभाविक है, जवाब देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। मेरा मानना ये है कि जब हम अध्यात्म से जुड़े हुए धर्म संस्कृति को मानते हैं, तो मेरे प्रभु राम स्वयं रक्षा करने के लिए स्वयं आएँगे। और जहाँ जैसा होगा, समय जैसा लगता है, तो सबके मामले में मामला सबके संज्ञान में होगा, तो जो उचित, मैं इस ओर कोई ध्यान अभी नहीं देता, मैं ऐसा मेरा मानना है। नहीं, पर एक और बात आती है कि जो बोर्ड है, मंडल है, जिनमें व्यक्तियों को बैठाया जाता है, तो वो एक शोभा की सुपारी बन के रह जाते हैं। सरकार उनसे कोई बड़े काम लेती नहीं, पॉलिसी मेकिंग में उनकी कोई भूमिका नहीं रहती, और सुविधाओं की बात है, स्टाफ की बात है, तो वहाँ बड़ी कंजूसी की जाती है। तो ये सिर्फ एक आपके लिए उपकृत करने वाला पद है कि आपको वाकई कुछ पावर्स दिए गए हैं, कुछ आपको सुविधाएं दी गई हैं, संसाधन दिए गए हैं कि जिस मकसद से ये बोर्ड गठित हुआ है उस मकसद को आप पूरा कर पाएं? देखिए, समाज कल्याण बोर्ड हमारा तेलंगानी बोर्ड है, समाज कल्याण के लिए बना हुआ है। और मुझे जो संविधान के द्वारा जो शक्ति मिली इस बोर्ड में, वो शक्ति मिली अपने समाज के लिए, कल्याण के लिए योजनाएं बनाए। मैंने अभी 300 करोड़ रुपए की कोलू योजना है जो मध्य प्रदेश के सरकार विभागों तक मैंने पहुंचाया हुआ। हमारा मानना है कि हमारा तेली समाज है जो, वो तेल का व्यापार पहले करता था, और तेल के व्यापार के से हमारा समाज धीरे धीरे अलग हो गया, जिसके कारण दो समस्याएं हैं जो वो देश के सामने। एक तो कहना चाहिए स्वास्थ्य की समस्याएं, जितने हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो पाम ऑयल जो हमारा
इंपोर्ट हो रहा है 90% तक, ये उसका कारण सिर्फ ऑयल है, हार्ट अटैक का कारण। दूसरा कि हम निर्यात पाम ऑयल करते हैं तो निश्चित ही कि हमारा जो है डॉलर हमारे बाहर जाते हैं उसको निर्यात करने में, तो तेली समाज से हम पूरे प्रदेश से और पूरे देश से आह्वान कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि प्रदेश के अलावा देश के हर राज्य में तेलघानी बोर्ड बने। तो उसके लिए जैसे हर एक प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से भी हमने मांग की कि तेलघानी बोर्ड बने और राजस्थान सरकार में बन चुका है, लेकिन वहाँ पे अध्यक्ष अभी नियुक्त नहीं हुआ। मैं राजस्थान, मेरा दौरा है, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में पहले ही बन चुका है। महाराष्ट्र में समाज कल्याण बोर्ड अभी 4 अक्टूबर को, जब मैं पुणे में कार्यक्रम में गया तो डिप्टी सीएम अरुण पवार जी ने संताजी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमारा समाज कल्याण बोर्ड बनाया। तो मेरा ये मानना है जो योजनाएं हमने दी है, जिस तरह से सांची दुग्ध संघ का एक प्रोजेक्ट है कि एक जगह के हम एक मशीनरी हो, एक प्रोजेक्ट हम डालें और गांव-गांव में जितना हम तेलघानी बोर्ड के माध्यम से तेल का उत्पादन करें शुद्ध रूप से, जो फिल्टर जितनी बार फिल्टर हम करते हैं, जितना वाइट तेल आप देखते हैं उतना ज़्यादा केमिकल उसमें होता है। तो जो पुरानी परंपरागत पद्धति से जो हमारा तेल का जब उत्पादन होगा, उसको तेलघानी बोर्ड उन किसानों से, उन जो उद्योग लगाएंगे उन सभी से खरीद करके उसको पैकिंग बना करके और मार्केट में लेके आएंगे, तो तेली समाज दो काम करे, एक तो स्वास्थ्य, दूसरा राष्ट्र के लिए। मैं आह्वान करता हूं कि जगह जगह तेलघानी बोर्ड बनाएं और सरकार को जो हमने योजनाएं दी है, निश्चित तो मुझे पूरा विश्वास है वो उस आधिकारिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो आज नहीं तो कल उसको बोर्ड में उसको बनाने के लिए, उस योजना को लागू करने के लिए मंजूरी मिलेगी। देखिए, एक तरफ तो हम समाज को सशक्त करने की बात करते हैं और अलग अलग जातियों के समाजों के बोर्ड भी बने हुए हैं, उनके कल्याण की बातें भी हो रही हैं। दूसरी तरफ जाति प्रथा समाप्त करने के लिए भी कुछ संत निकले हुए हैं। शंकराचार्य कहने की नहीं, जाति हमारे देश का आधार है। जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जातिवाद बुरा नहीं है। ये सब विषय जो आज चल रहे हैं उसमें आप एक समाज के नेता के नाते आप खुद क्या विचार रखते हैं? देखिए, मेरा ये विचार है कि सबसे पहले व्यक्ति होता है, व्यक्ति, फिर उसके बाद व्यक्ति का परिवार, और व्यक्ति अपने परिवार की जब बात करता है तो फिर उसके बाद होता है उसका समाज। अपने समाज की बात करते हुए और फिर उसके समाज से ऊपर होता है राष्ट्र। तो मेरा मानना ये है, मैं समाज के भी जब उद्बोधनों में, सामाजिक कारकों में भी जाता हूँ, अपने समाज में, जिस कुल में समाज में पैदा हुए उसके लिए काम करना आपका एक कर्तव्य तो है ही। लेकिन जब बात कास्ट की आए और राष्ट्र की बात आए, तो सबसे पहले राष्ट्र फिर कास्ट। ये मेरे उद्बोधन में, मैं जहाँ जिन जिन ने सुना हुआ वो चीज़ें, पहले राष्ट्र फिर कास्ट, इस विचारधारा में है। चूँकि मुझे अपने समाज के लिए, कल्याण बोर्ड के लिए काम करने का अवसर मिला, मैं उस पद में हूँ, तो निश्चित ही कि उस पद में, उस संवैधानिक दायरे में रह कर के मैं कार्य कर रहा हूँ। और यहाँ बैठ कर के अभी आपने देखा है कि इतने सारे ऑफिस में सब जो लोगों को आने जाने में, तो हर समाज का कार्य करना ये मेरा एक मानव होते हुए और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री होते हुए मेरा नैतिक दायित्व है। मैं समाज का काम, अपने समाज के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी समाज के लिए काम है, जो मुझसे हो पाता, जितना मेरा संवैधानिक पावर है उस पावर में मैं अपना कार्य करता हूँ। एक और बात आती है कि एक सामाजिक और नेता के तौर पर आप पर्यावरण के लिए भी काम करते हैं। माँ नर्मदा का संरक्षण संवर्धन सबसे बड़ा विषय है और जब आप इस यात्रा के लिए लंदन गए तो मुझे लगता है कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, सभी अधिकारियों के दल के साथ गए थे। तो मध्य प्रदेश में जो माँ नर्मदा की स्थितियां रही हैं या इनके संरक्षण संवर्धन के साथ उत्खनन और अन्य विषयों को लेकर लगातार विपक्ष हमला करता रहा, पर्यावरणविद भी चिंता जताते रहे। तो आपकी मुख्यमंत्री से बात होती है कि जब हम पूरे विश्व में माँ नर्मदा को लेकर जा रहे हैं तो उनके संरक्षण संवर्धन को लेकर और उनसे जुड़ी जो चिंताएं हैं उनको लेकर सरकार प्रमुखता से उन मुद्दों को एड्रेस करे जो चिंता का विषय बने हुए। देखिए, उसी समय हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पद यात्रा कर रहे थे। उस पद यात्रा में मेरा कार्यक्रम बन चुका था। मैं एक दिन बाद लंदन पहुंचा और लंदन पहुंचने के बाद इन्वेस्टर मीट में मैं शामिल हुआ, और जहां रहने के बाद मैंने एक चीज़ ये किया कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे अवसर निकले। और जब भी बात हमारी, अभी बीच में भी मुलाकात
माननीय मुख्यमंत्री जी से हुआ। तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री है। धर्म और संस्कृति के लिए जो उनसे अपने संविधान में रह कर के जो कार्य हो पाता वो माँ नर्मदा का चिंतन कर रहे हैं। और उस करते हुए पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि कैबिनेट में पास हो चुकी, पूर्व में ही आप सबके लिए संज्ञान में होगा। और मेरा ये मानना है कि माँ नर्मदा के तट से लगा हुआ 1 किलोमीटर दोनों तट के आसपास जो जितने भी फर्टिलाइज़र और केमिकल है वो उपयोग में ना लाएं, हम जैविक खेती की ओर बढ़ें। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी है कि जैविक खेती लोग करें। आने वाले समय में धीरे धीरे, अब चूंकि अभी कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं मध्य प्रदेश में, उद्योगों के लिए और पर्यटक के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। चलिए, तो एक आखिरी सवाल, 1 साल पूरे हो गए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव को शपथ लिए हुए। आप उनकी पूरी टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं कैबिनेट मंत्री के दर्जे के रूप में। तो पूरे 1 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि हमारे ऐसे यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री जो मिले हैं, जिन्होंने आते साथ ही इतने सारे फैसले लिए जो मध्य प्रदेश के जो रहने वाले सभी निवासियों के लिए बहुत सारा मील का पत्थर साबित हो। बहुत फैसले जिसमें एक है कि हर संभाग स्तर में इन्वेस्टर मीट करके उद्योगों को बढ़ावा देना। और जब स्वाभाविक है कि जब हमारा घर परिवार बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, प्रदेश की इनकम बढ़ेगी, निश्चित ही बहुत सारी योजनाएं लागू होगी। बहुत सुनहरा और अच्छा कार्यकाल रहा और इसी तरह से आपको आने वाले 4 सालों में भी ये देखने को मिलेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही मध्य प्रदेश एक नया मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश के रूप में निखर करके सामने आएगा। एक और बात इस पूरे निष्कर्ष के साथ हम अंतिम सवाल के साथ खत्म करेंगे। नंगे पैर आप रहते हैं, आप तो अब पदधारी हो गए, तो आपको नंगे पैर रहने की क्या आवश्यकता है? इसके पीछे वजह क्या है और आगे आपका संकल्प क्या है इस पूरे पद के साथ, भूमिका के साथ, अपने अस्तित्व के साथ? देखिए, हमारी सनातन संस्कृति आपने कई बार देखा होगा कि अपना अपना संकल्प लेकर के कई साधु संत, कई व्यक्ति जो है चलते हैं, पद वेश का जो है त्याग करते हैं। लगभग तीसरा साल है जो हमारा इस पदवेश को छोड़े हुए, और उसी बीच में मंत्री बन जाने एक अलग विषय संकल्प होता है, भारत की संस्कृति पूरे विश्व में हो। हम अपने समाज के कल्याण के जो संकल्प जो लिया हुआ था, वो संकल्प मेरे साथ है। जब वो पूरा होगा ज़रूर हम जूते चप्पल पहनेंगे। कोई नाराजगी थी? क्योंकि जनरली नाराजगी या कोई असंतोष हो तभी आदमी इस तरह का संकल्प मैं अपने समाज से जो वादा किया था उस वादे को मैं पूरा करने के लिए मैं अपने कार्य भी कर रहा हूँ। सनातन संस्कृति के लिए भी काम कर रहा है, देश के लिए वो जो मेरा नैतिक कर्तव्य है और कि नागरिक का भी कर्तव्य, उस कर्तव्य को पूरा करते हुए ऐसे ही पूरे देश में। और माँ नर्मदा की शक्ति है कि मुझे जितना भी ठंड हो, माइनस के टेम्परेचर में लंदन में भी मेरे को ये जो ठंड को सहन करने की, गर्मी को सहन करने की शक्ति जो प्रदान होती, माँ नर्मदा ही मुझे करती। मैं आप सभी से भी ये चाहूँगा कि मुझे आशीर्वाद मिले कि मैं इसी तरह अपने संकल्प में आगे बढ़ता रहूँ। हर हर नर्मदे। नर्मदे। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये कि आपने इतना बड़ा संकल्प लिया और आपको मौका भी है, अवसर भी है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। तो मध्य प्रदेश के कैबिनेट दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश तेल घानी बोर्ड के अध्यक्ष, जिस तरह से इन्होंने संकल्प लिए, उन संकल्प की पूर्ति के लिए लगातार संघर्ष करते रहे और आगे भी ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। किसी नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।